अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, हम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि जो मैंने आपको पिछले व्लॉग में चीज़ें बताई थी उसी की कंटिन्यूटी में मज़ीद कुछ चीज़ें हुई हैं। और पहला ही दिन जो चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का था वो काफ़ी धमाकेदार निकला। और उन्होंने ना सिर्फ ये कि पहले 2-3 जो मैंने पिछले व्लॉग में आपको फैसले बताए, बल्कि मज़ीद उन्होंने 3-4 बड़े अहम स्टेप्स जो हैं वो लिए हैं आज ही के रोज़। तो भरपूर किस्म का उनका ये आगाज़ था। लेकिन यहाँ पर ये ज़रूर देखना होगा कि जैसे मैंने पहले एक दफ़ा कहा था कि आफरीदी शाहिद आफरीदी की तरह आते साथ आप बैट घुमाते हैं, इधर उधर छक्के भी लगाते हैं, लेकिन ये ना हो कि 3-4-5 छक्के एक साथ लगाने के बाद अचानक से आप आउट भी हो जाए। तो जहाँ पे छक्के लगाना ज़रूरी है वहीं अपनी विकेट बचाना भी ज़रूरी है। लेकिन याहिया आफरीदी साहब ने जो स्टार्ट लिया है वो तो खासा एग्रेसिव किस्म का है। लेकिन क्या ये सिर्फ दिखाने के दांत हैं या फिर खाने वाले भी हैं, ये तो आइंदा चंद दिनों में ही अंदाज़ा हो सकेगा। ये सारी जो उनकी मज़ीद एक्टिविटीज़ रही आज की आपके साथ अभी शेयर करते हैं। इसके बाद जी ये भी बात करेंगे कि बुशरा बीबी साहिबा के ख़िलाफ़ एक और बड़ी जहरीली मुहिम शुरू हो चुकी है और उसका मैं अभी तज़किरा करती हूँ क्योंकि ये बड़ी अफसोसनाक मुहिम है कि अभी उनको बाहर निकले हुए 2 दिन नहीं हुए हैं, लेकिन फिर जो ख़ास तौर पर मरीम नवाज़ के करीबी सहाफ़ी हैं उनकी तरफ से, और फिर जो ओवरऑल PMLN का सोशल मीडिया है और कुछ तो बहुत सारे इसमें टाउट किस्म के लोग भी शामिल हैं और वो बाकायदा एक प्लानिंग के तहत मुहिम चला रहे हैं बुशरा बीबी के ख़िलाफ़। और ये बड़ा अफसोसनाक क्यों है इसके ऊपर बात करते हैं। इसके बाद जी कुछ PTI के इंटरनल अफेयर्स की बात करेंगे। लड़ाइयाँ अब हद से ज़्यादा ही बढ़ चुकी हैं, लेकिन इन तमाम लड़ाइयों में आज मैं एक चीज़ ज़रूर नोटिस कर रही थी, वो ये कि चौधरी बरादरान यानी फैसल चौधरी, फवाद चौधरी साहब की जो पिछले दिनों अभी पूरी चपकलिश चली है लीडरशिप के साथ, उसके बाद एक फ़ायदा कम अज़ कम ज़रूर हुआ है PTI को। वो क्या है वो मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं एक अपॉलॉजी के साथ करेक्शन कर दूं। मेरे पिछले व्लॉग में मैंने जिक्र किया था कि हुकूमत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम करने चाहती है ताकि उसमें मज़ीद जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के उस कमेटी में शामिल हो जाएं। और उसमें मैंने नाम लिया था आयशा मलिक साहिबा का गलती से कि शायद 5वें नंबर पर वो सीनियरिटी लिस्ट में हों, तो ये मेरी मिस्टेक है, मैं माजरत चाहती हूँ। आयशा मलिक साहिबा 5वें नंबर पर नहीं है, बल्कि जस्टिस अमीनुद्दीन के बाद जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब हैं। तो अगर फिर भी बहरहाल जो उसमें मेरा पॉइंट था बेसिकली वो ये था कि अगर 5 रुकनी भी आप कमेटी बना देते हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की, तो उस सूरत में भी 3 जो जजेस हैं वो तो यही हैं जो टॉप 3 जजेस हैं, यानी याहिया आफरीदी, मुनीब अख्तर, मंसूर अली शाह, ये 3 लोग हैं। तो उसके बाद जो अगले 2 जजेस हैं वो जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल होंगे। लेकिन अगर हम ये समझ भी लें कि ये जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस अमीनुद्दीन साहब बाकी तीनों जजेस से डिफरेंस रखेंगे अपना ओपिनियन में बेंच मेकिंग में, तो इवन देन भी वो जजेस जो हैं 3 जजेस मेजॉरिटी में होंगे अगर वो लाइक माइंड हैं। तो अगर हुकूमत ये समझती है कि वो लाइक माइंड हैं, तो उस सूरत में अगर उनका एक ब्रेक करना चाहती है डोमिनेंस को हुकूमत, तो उस सूरत में अगर वो 5 रुकनी भी कर देती है इस कमेटी को, तो कोई खातिर खा फ़ायदा होता नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि बेशक जस्टिस जमाल खान मंदोखेल भी ऐड हो जाएं तो फिर भी वो लोग वहाँ पे मेजॉरिटी में रहेंगे उस कमेटी में। लेकिन वहाँ पर जो पिछला व्लॉग था उसमें मैंने गलती से उसमें जमाल खान मंदोखेल की जगह आयशा मलिक साहिबा का नाम ले लिया था। मैं उसके ऊपर माजरत खाऊँ, लेकिन असल में उनकी सीनियरिटी जो है उनके भी 2 नंबर्स के बाद ही आती है। बहरहाल अब इस बात को आगे बढ़ाते हुए जो आज याहिया आफरीदी साहब ने मज़ीद कुछ इकदाम लिए हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूं। पहले तो मैंने आपको बताया कि उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की जो कमेटी थी उसको चेंज किया था और उसमें 3 जो मेंबर्स रुकनी जो बनते हैं उसमें दोबारा उन्होंने जस्टिस मुनीब को शामिल करके जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को भी बेंच का वो कमेटी का हिस्सा बनाए रखा। तो इस तरह वो उन्होंने रिवर्स किया। उसके बाद जो सीनियरिटी लिस्ट आई उसमें भी उन्होंने उन्हीं 2 जजेस को सीनियरिटी में अपने बाद रखा है, यानी नंबर 2 फिर मंसूर अली शाह और नंबर 3 जस्टिस मुनीब हैं। इसी तरीके से जुडिशल कमीशन के जो अरकान हैं उसमें भी इन्हीं 2 मेंबर्स का जो नाम है वो फॉरवर्ड हुआ है। तो इस तरह ये कुछ अहम तो इन्होंने काम उसी वक्त कर दिए थे। उसके बाद भी उनका दिन ब दिन बल्कि यूँ कह लें दिन के गुजरते के साथ साथ उनका जो फैसले लेने की
की रफ्तार थी वो तेज़ होती गई। उसके बाद जी उन्होंने मज़ीद कुछ अहम फैसले लिए हैं। नंबर 1 एक तो ये उन्होंने किया कि तमाम ही बेंचेस के लिए लाइव स्ट्रीमिंग का ऑर्डर दिया। इससे पहले जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने लाइव स्ट्रीमिंग के लिए जो इंतज़ामात किए थे, ये उनका एक बहरहाल अच्छा फ़ैसला था और मेरा ख्याल है शायद वाहिद यही उनका एक अच्छा फ़ैसला था। तो उन्होंने ये जो इंतज़ामात किए थे वो सिर्फ अदालत के कोर्ट रूम नंबर 1 तक के थे, जो 184 के तहत जो आपकी अवामी मफाद की दरख्वास्तें थी उनकी समाअत के लिए मबनी था। लेकिन अब जो यहाँ पर आज जस्टिस याह्या आफरीदी साहब ने अहम इक़दामात किए हैं, उनमें उन्होंने कहा है कि तमाम ही जो सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस हैं उनकी लाइव स्ट्रीमिंग का बंदोबस्त किया जाए। तो एक तो उन्होंने ये आज अहम ऑर्डर किया है। दूसरा जो एक अहम मामला है वो ये कि उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास भी तलब कर लिया है और ये इजलास उन्होंने 8 नवंबर को तलब किया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, आप याद रखिए कि ये आपको मालूम है जैसे कि जो मुख्तलिफ जजेस के ख़िलाफ़ शिकायत आती हैं उनका एक फ़ोरम है, वहाँ पर ये जो शिकायत हैं उनको सुना जाता है, उनके बारे में फ़ैसले होते हैं। तो अभी तक अगर आप देखें तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ भी दरख्वास्तें उसमें गई थी। जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं सिकंदर सुल्तान राजा, उनके ख़िलाफ़ भी दरख्वास्त पड़ी हुई है। इसके अलावा चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के ख़िलाफ़ भी दरख्वास्त पड़ी हुई है। इसके अलावा जो मज़ीद 1-2 जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिनके ख़िलाफ़ हुकूमत ने दरख्वास्तें फ़ॉरवर्ड की थी, तो वो भी वहाँ पड़ी हुई हैं। तो वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट किस्म की दरख्वास्तें पड़ी हुई हैं। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास काजी साहब ने तो काफ़ी अरसे से बुलाया नहीं था, क्योंकि उनके अपने भी खिलाफ वहाँ पर जो है दरख्वास्तें पड़ी हुई थी। लेकिन अब चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी साहब ने आते साथ ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास भी बुला लिया है और ये 8 नवंबर को उनकी तरफ से तलब किया गया। तो इन तमाम अब दरख्वास्तों में देखते हैं कि किन किन दरख्वास्तों पर कोई मामला आगे बढ़ता है। इसके अलावा जो एक तीसरा आज उन्होंने एक और काम अहम किया वो ये कि उन्होंने साथ ही साथ इंसदाद दहशत गर्दी के जो जजेस हैं उनकी परफॉर्मेंस से मुतालिक भी एक इजलास तलब किया है और उनकी परफॉर्मेंस की जो रिपोर्ट्स हैं वो भी मांगी हैं। तो बड़े जिसको कहते हैं कि वो आप बड़े तेज़ी से चीज़ों को शायद वो बेहतरी की तरफ ले जाने की ख्वाहिश रखते हैं, इसीलिए उन्होंने ये बड़ा अहम मुद्दा उठाया है। क्योंकि आम तौर पर हम ये देख रहे हैं कि इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जो जजेस हैं ख़ास तौर पर वो कई जगहों पे तो अपॉइंट नहीं हैं, अपॉइंट हैं तो वो बहुत स्लो चल रहे हैं केसेस, और बहुत जगह पर उनके फ़ैसलों में बड़े अजीबोगरीब किस्म के अबहाम भी पाए जाते हैं। तो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा शिकायत हैं। तो जस्टिस याह्या आफरीदी साहब ने इन जजेस की परफॉर्मेंस से मुतालिक पूरी रिपोर्ट जो है वो तलब की है। इसके ऊपर एक इजलास भी बुला लिया है और ये कहा है कि जी खाली आदमी मुँह उठा के आ जाना, पूरा होमवर्क करके बाकायदा रिपोर्ट लेके आपने आना है। याद रहे कि 9 मई के जो मुख्तलिफ केसेस हैं वो भी इंसदाद दहशत गर्दी अदालतों में चल रहे हैं, जिनमें कई महीनों से बल्कि 1.5 साल से बहुत सारे ऐसे मुकदमात हैं जिनमें कोई पेशरफ्त ही नहीं हुई, कभी रिकॉर्ड नहीं आ रहा, कभी ज़मानतें नहीं हो रही, कभी सज़ाएँ नहीं हो रही। तो ये सब चीज़ें बड़ी गौरतलब हैं। इसके ऊपर भी जस्टिस याह्या आफरीदी साहब ने आज ये तलब कर लिया इजलास और ये भी नवंबर में बुलाया गया। अच्छा, जो इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है ये कि आज के रोज़ जो इंसदाद दहशत गर्दी अदालत लाहौर में कार्रवाई हुई है उसमें ये जो PTI के मुख्तलिफ रहनुमा हैं, महमूदुर रशीद साहब हैं या सेनेटर एजाज चौधरी साहब हैं और उमर सरफराज चीमा साहब हैं, इन सब की जो दरख्वास्त ज़मानत थी वो खारिज कर दी गई, जबकि शाह महमूद कुरैशी साहब की जो दरख्वास्त ज़मानत थी उस पर कोई फ़ैसला नहीं हुआ और वो आगे मुलतवी कर दी गई है। तो ये सिलसिला काफ़ी अरसे से जारी है। अगर हम डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के केस की बात करें तो कई दफ़ा उनके केस में यही मामला हुआ है कि रिकॉर्ड ही पेश नहीं किया जाता और उसके ऊपर जज साहब कोई फ़ैसला नहीं करते और फिर उसको मुलतवी कर देते और ऐसे ही करते करते 1.5 साल गुजर गया है। तो ये जो जजेस की परफॉर्मेंस है ये यकीनन क्वेश्चनेबल है। भाई अगर किसी की कोई सज़ा बनती है आप दें ताकि मामला आगे चले, अगर नहीं सज़ा बनती तो ज़मानत दें कम अज़ कम। लेकिन वहाँ पर बिल्कुल केसेस रुके हुए हैं और फंसे हुए हैं और कोई उनके ऊपर पेशरफ जो है उस तरह से नज़र नहीं आ रही। तो ये बड़ा अहम स्टेप है जो आज चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी साहब ने लिया है। इसके अलावा जी उन्होंने जो इससे पहले फैसले लिए थे वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो आज का दिन उन्होंने काफ़ी इम्पॉर्टेंट गुजारा है और उन्होंने कुछ अहम चीज़ों के ऊपर जो आज डायरेक्शंस दी हैं उससे बज़ाहिर नज़र तो ये आ रहा है कि वो कम अज़ कम काफ़ी चीज़ें बेहतर करना चाहते हैं इदारे के लिए। यहाँ पे मैं एक चीज़ वाज़ेह कर दूँ कि बहुत से लोग शायद ये उम्मीदें लगा लें कि शायद वो बड़ा कोई प्रो PTI जज बन जाएंगे या बड़े कोई PTI के हक़ में फ़ैसले आना शुरू हो जाएंगे। मैं नहीं समझती कि वो PTI के लिए कुछ करेंगे और उनकी शोहरत इससे पहले ऐसी है भी नहीं। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि वो इस वक्त जिस
पोजीशन पर आए हैं और जिस टाइम पर आए हैं, इस वक्त उनका अपना इदारा बड़े क्राइसिस में है। ये बात बड़े समझने की ज़रूरत है कि उनका अपना इदारा बहुत क्राइसिस में है और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब सुप्रीम कोर्ट को जिस दलदल में छोड़ के गए हैं, उस दलदल से निकालने के लिए फ़िलहाल तो उनको अपने इदारे की मुसीबत बनी हुई है कि इसको कैसे हमने इस दलदल से निकालना है। तो बाकी तो चीज़ें जो हैं वो बड़ी सानवी हैसियत रखती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का वक़ार बहाल करना, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की साख बहाल करना, सुप्रीम कोर्ट की बहैसियत इदारा एक जो अथॉरिटी है उसको बहाल करना, उसकी इंडिपेंडेंस को बहाल करना, अपने इदारे में मुदाखलत को बंद करना, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि ज़्यादा बड़े चैलेंज हैं इस वक्त चीफ जस्टिस याया आफरीदी के लिए। और बज़ाहिर मुझे ये नज़र आ रहा है कि उनका फोकस इस वक्त जो है वो अपना इदारा है कि सबसे पहले अपना जो हाउस है उसको इन ऑर्डर करना चाहते हैं, जजेस के दरमियान जो तकसीम है वो ख़त्म करना चाहते हैं। ये जो ग्रुपिंग का एक तासुर था कि जी ये जज उधर है, ये जज उधर है, वो चाहते हैं कि ये चीज़ें ख़त्म हों और आगे वो मज़ीद भी शायद इसके लिए काम करें। लेकिन क्या इन तमाम इक़दाम के नतीजे में हम ये समझें कि वो हुकूमत के लिए कोई टफ़ टाइम बन जाएंगे या वो बड़े कोई फ़ैसले पीटीआई के हक़ में आना शुरू हो जाएंगे या पूरा इलेक्शन खोल के रिवर्स हो जाएगा? मुझे इतनी तेज़ी से ये सब चीज़ें बहरहाल होती नज़र नहीं आ रही ऑनेस्टली। लेकिन अगर आज़ाद भी हो गई अदलिया और अपने पाँव पे भी खड़ी हो गई और अपने फ़ैसले मनवाने के हवाले से भी एक स्ट्रेंथ उसकी नज़र आ गई, तो बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली अपनी जगह पर आ जाएंगी। ये बात भी याद रखिए। तो उन्हें कोई लिमिट क्रॉस करके किसी के हक़ में फ़ैसले करने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ आइन और क़ानून के मुताबिक फ़ैसले करें और अपना हाउस इन ऑर्डर भी अगर करें तो काफ़ी सूरत हाल जो है मुल्क में वो बेहतरी की तरफ जा सकती है। क्योंकि इससे पहले काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को एक बिल्कुल क्लैरिकल सा इदारा बना के रख दिया और जिस तरह उन्हें कहा गया उस तरह वो करते चले गए, जिस तरीके से साजिशों में वो बाकायदा शामिल रहे और जिस अंदाज से उन्होंने अपने इदारे को बिल्कुल ज़मी बोस कर दिया, वहाँ से उसे उठाना अभी सबसे बड़ा ख़ुद चैलेंज है सुप्रीम कोर्ट के लिए, सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ जज साहिबान के लिए। तो अब देखते हैं कि वो इस सिलसिले में मज़ीद क्या इक़दाम इस ज़िम्न में उठाते हैं। तो बहरहाल जी ये तमाम वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर जो है आज याया आफरीदी साहब ने अपनी इनिंग्स शुरू की है। हमारी तो दुआ यही है कि पाकिस्तान के लिए बेहतर चीज़ें हों और ये ना हो कि वो 2-4 छक्के लगाएं और उसके बाद आउट हो जाए। बाकी अब देखते हैं कि वो कितना ज़्यादा आगे बढ़ के अपने इदारे के लिए कुछ बेहतरी कर सकते हैं। अब आगे आ जाते हैं जी कि मज़ीद क्या चीज़ें जो हैं वो नज़र आ रही हैं। एक तो जनाब आपको बताएं कि जो पीटीआई की तरफ से लड़ाई झगड़े शुरू हुए थे, गद्दार गद्दार गद्दार, वो सिलसिला ही नहीं ख़त्म होता। ज़ैन कुरैशी साहब को भी शो कॉज नोटिस दिया गया था और उसके बाद आज उन्होंने डिप्टी पार्लिमानी लीडर के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है और उन्होंने कहा है कि चूँकि एक शो कॉज नोटिस मिला है तो डिसिप्लिन का तकाजा यही है कि मैं अपने ओहदे से स्टेप डाउन करके और अपने जो मैंने शो कॉज नोटिस मुझे भेजा गया उसका जवाब मैंने दिया भी है और जब तक मेरे ऊपर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं क़यादत के और जब तक उनके शकूक व शुबहात दूर नहीं हो जाते उस वक्त तक मैं नहीं समझता कि मुझे किसी किस्म की भी बयानबाजी करनी चाहिए या किसी भी तौर पर कोई भी ओहदा अपने पास रखना चाहिए। तो इसलिए मैं इससे इस्तीफ़ा दे रहा हूँ और उन्होंने कहा है कि मैं इमरान खान के साथ हूँ, मेरे वालिद इमरान खान के साथ हैं और बाकी इंशाल्लाह हक़ सच जो है वो सामने आ जाएगा। तो ये ज़ैन कुरैशी साहब की तरफ से आज किया गया जिसको सब ने तकरीबन सराहा ही है। लेकिन अदरवाइज़ पीटीआई में बहुत ज़्यादा आजकल जो है वो ख़ास तौर पर लड़ाई झगड़ों का सिलसिला जारी था। पिछले कुछ अरसे में मुराद सईद साहब पे बहुत ज़्यादा शदीद तनकीद हुई जो कि बड़ा अनलाइकली था। आमतौर पे मुराद सईद साहब पे लोग उस तरह तनकीद नहीं कर रहे होते। इसी तरह फिर बात दीगर क़यादत के ऊपर तो चलिए वो चल ही रहा होता है सिलसिला थ्रू आउट, वो तो चलता ही रहा। उसके बाद फिर अभी जो है वो लेटेस्ट हमने देखा कि अज़हर मशवानी और हमाद अज़हर और ये सब लोग भी हमेशा उसमें रहते ही हैं। लेकिन अभी जो रिसेंट एक एपिसोड हुआ है फवाद चौधरी साहब की बेजा बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा तनकीद भी, कुछ बेजा भी लेकिन कुछ दुरुस्त भी पीटीआई की आदत के ऊपर, उसकी वजह से एक जो डिसीजन हमें नज़र आता है कि जी पीटीआई के अंदर भी कुछ लोग हैं जो फवाद चौधरी साहब के लिए नरम गोशा रखते हैं, कुछ हैं जो बहुत हार्ड लाइनर हैं, तो वो भी उनको उनके साथ मैदान में उतर आए लड़ाई के लिए। फिर फैसल चौधरी साहब की तरफ से आज एक पिटिशन फाइल की गई इमरान खान साहब की जेल में सहूलियात के हवाले से। अब फैसल चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये बैरिस्टर गौहर साहब की राय के बाद उनके कहने के ऊपर ही पिटिशन फाइल की, जबकि बैरिस्टर गौहर साहब का थोड़ी देर बाद एक ट्वीट आता है जिसमें वो कहते हैं कि जी फैसल चौधरी साहब ने अपने तौर पर ये पिटिशन दायर की है और ये पहले जो उनसे बातचीत जब वो बाकायदा लीगल टीम
का हिस्सा थे उस वक्त हुई थी, तो उसी की बुनियाद पर उन्होंने ये फॉरवर्ड की है। बहरहाल हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, और जो मंडे को हम लोग खुद, जो हमारी पीटीआई की लीगल टीम है ऑफिशियली, वो अब उस पिटिशन को भी आगे देखेगी और दीगर मामलात को भी देखेगी। तो उन्होंने एक तरह से डिसोन किया जो फैसल चौधरी साहब की तरफ से दायर की गई थी पिटिशन। इसके ऊपर फिर मजीद रिएक्शन आया। फैसल फरीद साहब ने तो खैर बड़ा एक मुनासिब सा रिएक्शन दिया, और उन्होंने कहा कि ऐसा वैसे हकाइक तो इसके बरक्स हैं, आपके कहने पे ही मैंने ये पिटिशन फाइल की है, लेकिन बहरहाल पिटिशन आप फाइल करें, पिटिशन मैं फाइल करूं, असल बात यह है कि इमरान खान साहब के साथ जो जेल में बुरा सलूक है वो नहीं होना चाहिए, और जो वो डिज़र्व करते हैं बेहतर सहूलत वो उनको मिलनी चाहिए। तो उन्होंने थोड़ा इसको ग्रेसफुली जो है रिस्पॉन्ड भी किया। लेकिन दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब जो हैं वो आजकल बहुत एग्रेसिवली तनकीद कर रहे थे पीटीआई पर। उन्होंने नंबर ऑफ ट्वीट्स की, और अब तो बात बाकायदा गालम गलोच पर उतर आई है। बीच में रऊफ़ हसन साहब भी कूद पड़े, और फवाद चौधरी साहब रऊफ़ हसन साहब आमने सामने हो गए, और उसके बाद फिर एक अजीब व गरीब सी सूरत हाल जो वो वहाँ पे बनी पड़ी है। लेकिन मेरे ख्याल से जो पीटीआई क़यादत है वो भी अननेसेसरीली इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंस भी दे रही है इस मामले को, और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर रिएक्ट कर रही है। जबकि दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब जो हैं वो भी कुछ ऐसी जिस तरह से उन्होंने अभी थोड़ी बाकायदा एक गालम गलोच वाली ही कर दी ट्वीट्स वगैरह, तो वो भी कोई मुनासिब अमल नहीं है। लेकिन इस सारी चीज़ में जो एक अच्छी चीज़ हुई है वो ये है कि जो पीटीआई की सोशल मीडिया टीम्स थी जो आपस में ही लड़े जा रही थी, एक दूसरे को बुरा भला कह रही थी, बहरहाल जब बात वो खुद अपनी मर्जी से क़यादत को जितना मर्जी बुरा भला कह लें, लेकिन जब कोई बाहर से अटैक करता है तो वो फिर क़यादत के साथ ही खड़े नज़र आते हैं। तो जो मोस्ट ऑफ द सोशल मीडिया टीम थी वो अब अपनी क़यादत को सपोर्ट करते नज़र आ रही है कि भले वो जैसे भी हैं, जो भी हैं, हम उन पर जितनी मर्जी तनकीद करें, हम उनके ऊपर इख्तलाफ भी करते हैं, हम उनकी पॉलिसीज़ के ऊपर भी तनकीद करते हैं, लेकिन बहरहाल वो इमरान खान साहब के अपॉइंटेड लोग हैं, इमरान खान साहब उन्हीं के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, तो हम उन्हीं के साथ खड़े होंगे। और इस मामले पर जो है वो यहाँ पर कम से कम यूनाइटेड जो है वो फिर दोबारा से नज़र आना शुरू हैं। लेकिन बहरहाल ये अब जो मामला है ये काफ़ी फैला हुआ है, और इससे अब जो है वो काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा मज़ीद अभी जारी है। अब आखिर में मैं थोड़ी बात करना चाहती हूँ बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से। बुशरा बीबी साहिबा जो हैं, आपको पता है अभी 2-3 दिन पहले उनकी रिहाई अमल में आई। उसके बाद एक तो फेक न्यूज़ के ज़रिए उनके ऊपर एक अटैक किया गया कि जी वो कुछ सियासी मामलात हाथ में ले रही हैं, और उन्होंने कोई इजलास भी तलब कर लिया है, और जी अब वो बड़ा एक्टिव होके पता नहीं पूरी पार्टी हाईजैक कर लेंगी, तो इस टाइप की चीज़ें। तो एक तो वो, लेकिन उसके बाद फिर जो एक पीएमएलएन का स्पेशली जो सोशल मीडिया है उनकी तरफ से जो ट्रोलिंग उनकी शुरू हुई, और फिर ख़ास तौर पर कुछ ऐसे लोग जो मरीम नवाज़ के बड़े करीबी सहाफ़ी समझे जाते हैं, और कुछ को तो ऐसे हैं जिनको बाकायदा नौकरियां भी मिल गई हैं सरकारी टीवी के ऊपर, उनकी तरफ से गलीज़ किस्म की मुहिम जो इससे पहले भी वो कई दफ़ा कर चुके हैं अपने व्लॉग्स में और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर। मैं तो वैसे ज़्यादा सुनती नहीं, सुनना बर्दाश्त ही नहीं हो रहा होता उन लोगों को, लेकिन वो गलीज़ मुहिम उनकी तरफ से फिर से शुरू हो गई है, जिसमें अगेन बुशरा बीबी साहिबा की बहुत ज़्यादा किरदार कुशी शुरू हो चुकी है। उनके ऊपर घटिया किस्म की गुफ्तगू और घटिया किस्म के रकीक जुमलेबाजी शुरू हो चुकी है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट इसलिए है कि यही आप देख लीजिए कि जब मरीम नवाज़ साहिबा के ऊपर ज़रा सी तनकीद हो जाए, या कोई ज़रा सा इनको महसूस होता है कि कोई ऐसा फ़िक्रा जिसका कोई गलत मतलब निकल सकता है, तो ये लोग कितना ज़्यादा औरत कार्ड खेलते हैं और कितना ज़्यादा उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं, और पूरी जो सहाफ़ती तंजीमें हैं वो भी उठ के खड़ी हो जाती हैं उनके दिफा के लिए कि जी औरत कार्ड आ जाता है, फ़ौरी तौर पर सब कुछ होता है। लेकिन यहाँ बुशरा बीबी साहिबा को सारी इजाज़त है, जो मर्ज़ी कोई कुछ गालम गलोच करे, उनके ऊपर रकीक हमले करे, जुमलेबाजी करे, जिस तरह के भी अल्फाज कहे उनके बारे में, यहाँ पर आप किसी को कंडेम करते हुए भी नहीं देख रहे होते, बल्कि बढ़ चढ़ के लोग इसमें हिस्सा ले रहे होते हैं। तो ये एक मुनाफ़िकत है, सरासर मुनाफ़िकत है, और मेरा ख्याल है जो भी सहाफ़ी इसमें शामिल हों ये उनके लिए शर्मनाक बात है। मैं बहैसियत सहाफ़ी अगर मरीम नवाज़ पर भी कोई ज़ाती नौइयत का हमला करे या उनके बारे में कोई गंदी गुफ्तगू करे तो मैं उसको कंडेम करती हूँ, और पहले भी करती रही, और आइंदा भी कोई करेगा तो मैं करूँगी कि आप उनकी पॉलिसी पर तनकीद करें, उनकी परफॉर्मेंस पर तनकीद करें, उनकी सियासत पर तनकीद करें, लेकिन उनके ऊपर अगर आप घटिया गुफ्तगू, बाजारी जुमले, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो ये किसी तौर भी काबिल कबूल नहीं है। इसी तरीके से मैं ये समझती हूँ कि बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से तो ख़ास तौर पर, जो कि बाकायदा उस तरह सियासत में भी नहीं है, वैसे तो अगर सियासत में हों भी तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई खातून सियासत में है तो उसको जो मर्जी कहते फिरो, लेकिन मैं तो इस बात पे हैरान होती हूँ कि वो तो बराह रास्त सामने भी नहीं आती, ना उन्होंने कोई प्रेस टॉक करनी है, ना उन्होंने किसी मीडिया शो में जाना है, वहाँ जाके कोई किसी को बुरा भला कहती हों तो चलो ये आप जवाबन गुस्से में आके कोई इजहार कर रहे हो। मतलब एक खातून आपको कुछ कह ही नहीं रही,
वो अपनी एक बंद कमरे में बैठी है, हिजाब में है, उस तरह सामने आके गुफ्तगू भी नहीं कर रही, किसी को कुछ कह भी नहीं रही, ना अच्छा कह रही है ना बुरा कह रही है, और आप चढ़ चढ़ के उनके ऊपर जुमलेबाजी करते हैं, हमले करते हैं। ये किस कदर शर्मनाक बात है। मतलब है कि इन लोगों के ऊपर से बिल्कुल ही शर्म ख़त्म हो चुकी है कि आप अंदाज़ा लगाएं कि ये लोग बंदों के साथ क्या आप लोग लड़ लड़ के भी आप रजते नहीं हैं कि आपको फिर ख़वातीन भी चाहिए लड़ाई करने के लिए कि उनके ऊपर आप बदतमीज़ी करें और दकियानूसी हमले करें और रकीक किस्म की जुमलेबाजी करें। तो ये अपना बेसिकली आप कल्चर दिखाते हैं, ये बेसिकली आप अपनी तरबियत शो कर रहे होते हैं इस किस्म की गुफ्तगू करके। तो ये बहुत ही काबिल मुज़म्मत है और मैं हैरान होती हूँ कि इतनी देर वो बेचारी जेल में रह के आई हैं, वो बाहर आए 2 दिन नहीं हुए और उनके ऊपर ये गलीज़ मुहिम बाकायदा एक प्लांटेड मुहिम की तरह जो है वो शुरू हुई हुई है। हालांकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो जब इतना कुछ सह चुकी हैं तो उनके लिए ये सोशल मीडिया की मुहिम क्या मायने रखती है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जो बाकी मुनाफिकाना तर्ज अमल है वो फिर इसके ऊपर क्यों अब सब खामोश हैं, क्यों नहीं अब बोलते कि भाई ये क्या बदतमीज़ी है, क्यों इस किस्म की गुफ्तगू जो है उनके लिए इस्तेमाल की जा रही है। लेकिन यहाँ पर फिर ये सब एक्सपोज हो जाते हैं, ये असल बात है। लेकिन बहरहाल बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से अभी तक तो यही खबर है कि वो कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रही किसी भी सियासी एक्टिविटी में। और अगर वैसे एक बात है बाय द वे कि अगर वो मैं खुद ये समझती हूँ कि चलिए इमरान खान साहब की पॉलिसी है वो नहीं करते और अच्छी बात है, अभी नहीं अपनी फैमिली को वो ओहदे देते, उनकी एक पॉलिसी है। लेकिन अगर एक बाय द टाइम कोई ये समझे भी कि जी इनको कोई देना है, तो क्या मतलब सियासत करना कोई गुनाह है, कोई जुर्म है कि जो आप ये कहें कि जी अगर कोई सियासत में कोई इन्वॉल्वमेंट है किसी की या वो कोई सियासी राय रखता है तो वो जी उसके ऊपर अब आप बदतमीज़ी शुरू कर देंगे। मतलब मेरी तो इस लॉजिक की भी मुझे तो इस लॉजिक की भी समझ नहीं आती कि ये इसको गाली क्यों बना दिया है सियासत ने, सियासतदानों ने खुद बना दिया है हैरत अंगेज़ तौर पर। तो बहरहाल जी ये सारी चीज़ें हैं, देखते आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल बनती है। ज़्यादा जो आगे 1-2 हफ्ते हैं वो ज़्यादातर जो सुप्रीम कोर्ट से ख़बरें आएंगी वो ज़्यादा मेरा ख्याल है मायने ख़ेज़ भी होंगी और अदालतें जो हैं वो अगले 2-3 हफ्तों में मज़ीद हमें इम्पोर्टेंस नज़र आएगी उनकी एक पाकिस्तान के हालात में। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।